हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। हाँ सर बढ़िया। कैसा गया बेटा आपका पेपर? आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा बेटा, है ना? स्वागत है बेटा आप सभी का एक बार फिर मॉक टेस्ट पेपर सीरीज के अंदर, जहां पर आज हम मॉक टेस्ट नंबर 5 यानी कि बेटा आपका सेट नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, और हाँ मैं कोशिश करूंगा कि सेट नंबर 6 भी मैं टाइमली अपलोड कर दूं। ठीक है? हाँ सर ठीक है। तो चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ कंपोजिट सप्लाई। मेरे सारे अच्छे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे कि सर कंपोजिट सप्लाई कहां पर था। बताओ बताओ बताओ, सारे बच्चे बताओ, कंपोजिट सप्लाई कहां पर था? बेटा कंपोजिट सप्लाई था हमारे पास में सेक्शन नंबर 8 के अंदर। कहां पर था दोस्त? सेक्शन नंबर 8 के अंदर। और आप 8 किसका? सीजीएसटी का बेटा ना, ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो सीजीएसटी का सेक्शन नंबर 8 था, जहां पर कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई की बात होती है। इसी के साथ बेटा मैंने आपको बताया था कि दोनों की डेफिनेशन कहां दे रखी है? सेक्शन नंबर 2 में दे रखी है। और सेक्शन नंबर 2 के अंदर तो कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन दे रखी है बेटा, मैंने वहां पर आपको डिटेल्ड मैनर में बताया था। प्रिंसिपल सप्लाई होना जरूरी है, नेचुरल बंडलिंग होना जरूरी है, और जो कि दूसरी सर्विसेज दी जा रही है बेटा इन एडिशन, वो एंसिलरी टू द प्रिंसिपल सप्लाई होनी चाहिए, मतलब प्रिंसिपल सप्लाई के साथ में दी जानी चाहिए। तो एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई होनी चाहिए और बाकी जो सप्लाई बेटा वो उसके साथ में होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बैग का और लैपटॉप का एग्जांपल दिया था, जहां पर मैंने बताया था बेटा कि प्रिंसिपल सप्लाई लैपटॉप की होती है, लेकिन लैपटॉप के साथ बैग नेचुरली बंडल्ड होता है। बोलो क्या होता है? नेचुरली बंडल्ड। यानी कि अगर आप लैपटॉप खरीदोगे मेरे दोस्त, तो फिर उसके साथ में आपको बैग तो मिलेगा ही मिलेगा। इसका एक और एग्जांपल बेटा अपन ने लिया था, और वहां पर अपन ने देखा था मोटर व्हीकल का एग्जांपल, जब हमने कहा था आपको कि साहब अगर आप टू व्हीलर खरीदते हो बेटा, या थ्री व्हीलर खरीदते हो, फोर व्हीलर खरीदते हो, मोटर व्हीकल खरीदते हो, तो उस केस के अंदर आपको बेटा इंश्योरेंस साथ में मिलता है, तभी गाड़ी रोड पर उतरती है। ऑन रोड व्हीकल अगर आपको चाहिए तो आपको इंश्योरेंस कराना पड़ता है। यानी कि इंश्योरेंस की जो सर्विस है सर, वो मोटर व्हीकल के साथ क्या है? नेचुरली बंडल्ड है। आई होप आपको याद आ गया बेटा एग्जांपल्स, है ना? और भी बहुत सारे एग्जांपल अपने दिए थे फॉर द टाइमिंग, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जैसा कि लिखा है बेटा, गुड्स आर नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाई विद कंजंक्शन विद ईच अदर, यानी इन एंसिलरी टू ईच अदर। वो बेटा यहाँ पर आता है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के लिए आप अच्छे से जानते हैं बेटा, मेरे पास में सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 4, है ना? सारे अच्छे बच्चे बताओ। हाँ सर यही होता है। और आपको अच्छे से बताया कि इन सब सेक्शंस के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है मेरे दोस्त कि रेसिपिएंट, RECIPIENT, रेसिपिएंट वो इंसान होगा बेटा जिसके ऊपर एक्ट के सभी प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। मतलब कि रेसिपिएंट वो आदमी होगा साहब जिसको टैक्स पे करके चलना पड़ेगा, जिसको रिटर्न फाइल करके चलना पड़ेगा। और आप अच्छे से जानते हो बेटा कि अगर एक बार आप आरसीएम में कवर हो जाते हो तो आपको सेक्शन नंबर 24 के अंदर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। एक बार अगर आप आरसीएम में कवर हो गए तो सेक्शन नंबर 24 के अंदर अगर आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना पड़ेगा। यानी कि बेटा यहां पर अपना करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बताओ? बी ऑप्शन होगा बेटा, द लाइबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ। अगला बेटा सवाल आ रहा है आपके सामने, टैक्स लाइबिलिटी फॉर मिक्स्ड सप्लाई ऑफ टू और मोर आइटम्स। अगेन वही चीज बेटा, सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 8 हाईएस्ट टैक्स पे होता है बेटा। अगर हम बात करेंगे मिक्स्ड सप्लाई की, तो मिक्स्ड सप्लाई के केस में बेटा जो टैक्स लाइबिलिटी आती है वो हाईएस्ट रेट से आती है। करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है बेटा, रिटर्न टू बी फाइल्ड अंडर कंपोजिशन लेवी। रिटर्न जो फाइल होता है कंपोजिशन लेवी के अंदर, मैंने आपको पहले भी बता रखा है बेटा, रूल नंबर 62 बहुत बार समझा चुका हूं मैं आपको। आपके जो वर्क बुक लेक्चर्स है मैंने उसमें भी बता दिया, आपके जो बिट क्वेश्चन वाले लेक्चर है उसमें भी बता दिया कि रूल 62 के अंदर दो बातें हैं बेटा। पहली बात जो आपके पास आती है वो किस चीज को लेकर आती है बेटा? पहली बात जो आपके पास आती है वो आती है GSTR 4 को लेकर, यानी कि एनुअल रिटर्न को लेकर। और दूसरी बात जो आती है बेटा वो आती है CMP 08 को लेकर, CMP 08 को लेकर, जहां पर बेटा स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट की बात होती है। क्या की बात होती है? स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अकॉर्डिंगली बेटा करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, GSTR 4, जो हमें एनुअली फाइल करना होता है 30 अप्रैल से पहले। साल खत्म होने के बाद जो अप्रैल आ रहा है बेटा, एक महीने का टाइम मिलता है आपको, 30 अप्रैल से पहले फाइल करना होता है। GST फॉर रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी, बेटा आप अच्छे से जानते हो एंट्री नंबर 54, एक बार नहीं बहुत बार बता चुका हूं। दिस इज आई थिंक 5th और शायद 4th या 5th टाइम होगा बेटा जब मैं आपको बता रहा हूं एंट्री नंबर, बोलो एंट्री नंबर 54। और बेटा किसका? ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12 बेटा 2017, जहां पर हम एग्जाम्प्ट कराते हैं। बोलो किसको एग्जाम्प्ट कराते हैं? हम एग्जाम्प्ट कराते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को। उसी के अंदर बेटा एग्रो मशीनरी से रिलेटेड अगर आप रेंटिंग की सर्विस देते हो,
तो वो भी यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन मेरे मालिक आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। बट अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, बर्डन ऑफ जीएसटी बॉर्न बाय, बताओ आप बताओ मुझे, बर्डन ऑफ जीएसटी बॉर्न बाय, बेटा फाइनल कंज्यूमर, ये तो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए हैं। ये तो अपन चैप्टर नंबर 1 के अंदर देख कर आए थे कि जब अपन ने क्या देखा था, कैस्केडिंग इफेक्ट वाला देखा था। फिर मैंने आपको वैल्यू एडेड टैक्स समझाया था कि किस तरीके से वैल्यू एडिशन ने कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करा। फिर अपन ने देखा था कि वैल्यू एडिशन में भी क्या क्या प्रॉब्लम थी बेटा, सीएसटी क्रेडिटेबल नहीं था, वैट का क्रेडिट सर्विस में नहीं मिलता, सर्विस का क्रेडिट वैट में नहीं मिलता, एक्साइज का क्रेडिट ट्रेडर को नहीं मिलता, डबल टैक्सेशन होता था और कैस्केडिंग इफेक्ट भी होता था क्योंकि एक्साइज के ऊपर वैट लगता था, और रेस्टोरेंट के केस में और बेटा सॉफ्टवेयर के केस में वैट भी लगता था और सर्विस टैक्स भी लगता था। इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करा जीएसटी ने, और वही बेटा जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, वैल्यू एडेड टैक्स का कॉन्सेप्ट है कि जो फाइनल टैक्स होता है वो कौन बियर करके चलता है, फाइनल बर्डन ऑफ जीएसटी कौन पे करके चलता है बेटा, फाइनल कंज्यूमर पे करके चलता है। यानी करेक्ट ऑप्शन आपके पास आता है बेटा ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल है बेटा एक्यूप्रेशर, मैं पहले भी बता चुका हूं बेटा, एक्यूप्रेशर जो है ये रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है, और रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन ना होने के कारण एक्यूप्रेशर का जो ट्रीटमेंट होता है बेटा वो आपके यहाँ हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर एग्जेम्प्ट नहीं हो पाता, हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर एग्जेम्प्ट नहीं हो पाता, इसलिए इसे हम बेटा यहां पर बोलते हैं टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्लांटेशन ऑफ कॉफी, बेटा प्लांटेशन किसी भी चीज का हो, अगेन एंट्री नंबर 54 आएगी। अगर आप प्लांटेशन या रियरिंग कर रहे हो अदर देन हॉर्स की रियरिंग, क्या बोला मैंने, रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स अदर देन हॉर्स, और बेटा अगर आप प्लांटेशन कर रहे हो तो वो ऑल द वे एग्जाम्प्ट होता है एंट्री नंबर 54 के अंदर, यानी कि यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा आपको, हाँ सर समझ में आ रहा है हमको। अगला सवाल आ रहा है बेटा आपके सामने, पर्सन्स मेंबर ऑफ सेम फैमिली, बेटा सेम फैमिली, फैमिली कहां डिफाइंड है, सारे बच्चे मुझे बताएंगे फैमिली कहां डिफाइंड है। फैमिली डिफाइंड है मेरे दोस्त सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 49 के अंदर, और इसी के साथ रीड करना होता है बेटा एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15, इसी के साथ रीड करना होता है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15, जहां पर आपको रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन बताते हैं। तो मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली आर रिलेटेड टू ईच अदर, याद कराया था मैंने आपको, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली आर रिलेटेड टू ईच अदर, और इसलिए बेटा यहां पर रिलेटेड पर्सन यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसी के साथ बेटा अगला जो सवाल आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, बेटा सर्विसेज ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल आप अच्छे से जानते हो। सेक्शन नंबर 7, बोलो मेरे साथ, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 2 प्लस शेड्यूल 3, प्लस शेड्यूल 3, और बेटा मैंने शेड्यूल 3 में आपको एक बहुत अच्छे से एक चीज पढ़ाते वक्त रेगुलर क्लास के अंदर भी बताई थी। कौन सी क्लास में, जो हम फेस टू फेस क्लासेस लेते हैं बेटा, रेगुलर क्लास, उसके अंदर भी मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी कि बेटा शेड्यूल 3 की सप्लाईज नो सप्लाई होती है, क्या होती है, नो सप्लाई। बेटा वहां पर लिखा हुआ है नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, वहां पर ये लिखा हुआ है बेटा। अब आप मुझे बताओ, अच्छा आप बताओ, अगर वहां लिखा हुआ है नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, बेटा इसका हिंदी के अंदर क्या मतलब होता है, ना गुड्स की सप्लाई ना सर्विस की सप्लाई, मतलब कि सप्लाई नहीं है बेटा, टैक्सेबिलिटी को लेकर तो बात ही नहीं हो रही। गुड्स है क्या, हाँ है, सर्विस है, हाँ है, यानी गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन तो फुलफिल हो रही है। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 52 में गुड्स भी बन रहा है, और सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 102 में बेटा सर्विस भी बन रही है। लेकिन जब अपन आगे चलकर चेक करते हैं सप्लाई सेक्शन को, पहले हम चेक करते हैं हमेशा किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर, बेटा आप जाके लेक्चर नंबर 1 देखकर आ सकते हो। किसका लेक्चर नंबर 1 बेटा, वर्क बुक जो सीरीज है उसका लेक्चर नंबर 1 अगर आप देखोगे तो वहां पर मैंने इन डिटेल आपको यह समझाया है कि जीएसटी पढ़ना कैसे है, जीएसटी का फ्लो आपको समझाया कि सब जीएसटी में किसी भी ट्रांजेक्शन को एनालाइज कैसे करना है। बेटा सारे के सारे आंसर निकल जाएंगे अगर आपने वो लेक्चर देख लिया, तो कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं आएगा आपके सामने जहां आप अटक जाओ या आपको ये समझ में ना आए कि मुझे प्रोसेस कैसे करना है उस ट्रांजैक्शन को। सारे ट्रांजैक्शन आपके समझ में आएंगे अगर आपने एक बार वो लेक्चर देख लिया, जहां पर मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर सबसे पहले जो आइडेंटिफाई करना होता है वो ये आइडेंटिफाई करना होता है कि वो गुड्स है या सर्विस है। एक बार जब आप गुड्स और सर्विस में बेटा आइडेंटिफिकेशन कर लेते हो तो बेटा मेरे मालिक उसके बाद में आपको देखना होता है कि क्या ये सप्लाई बन रहा है, क्या साहब गुड्स और सर्विस तो बन गया लेकिन जीएसटी रखे रखे पर नहीं लगा सकते मालिक। कोई चीज अगर ये पेन मेरे हाथ में रखा है सर, ये गुड्स है, ठीक है लगा दो ना जीएसटी, लगा दो, नहीं लगा सकते क्योंकि ये बेटा या तो आए या तो जाए, या तो आए या तो जाए,
इसका कुछ तो होना चाहिए ना, सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लीज, ट्रांसफर, लाइसेंस, कुछ तो होना चाहिए। यानी कि सप्लाई की डेफिनेशन फुलफिल होनी जरूरी है, तब आप आगे मूव कर कर इंट्रा इंटर और बेटा आगे जाकर देखते हो एग्जाम्शन वगैरह है कि नहीं है, तब आपको पता लगता है जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। और उसी कड़ी के अंदर मैंने बोला कि साहब कुछ चीजों को सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया, कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज को, जो गुड्स और सर्विस बन रहे हैं, गुड्स और सर्विस तो बन रहे हैं बेटा, कोर्ट और ट्रिब्यूनल क्या देता है? सर्विस देता है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर्विसेज, यानी सर्विसेज की डेफिनेशन तो क्वालिफाई हो रही है, लेकिन आगे जाकर सप्लाई से बाहर निकाल दिया। मैंने टैक्सेशन की बात नहीं करी, यहां ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। लेकिन बेटा इसको नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं बोल सकते, इसमें से टैक्सेबल वर्ड को हटाना पड़ेगा। इट इज नॉन सप्लाई, और एन को भी हटा दोगे तो ये बन जाएगा नो सप्लाई। बेटा नॉन टैक्सेबल सप्लाई सिर्फ दो ही है, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और साथ में बेटा दूसरी तरफ आपके पास में आता है जिसको आप बोलते हो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। बोलो क्या बोलते हैं? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। बोलो हाँ के ना? सिर्फ ये दो ही चीजें ऐसी है जो कि नॉन टैक्सेबल है, मतलब कि बेटा जीएसटी के दायरे से, स्कोप से बाहर है फॉर द टाइम बीइंग। ये दो चीजें बाहर है, सिर्फ ये दो चीजें बाहर है बेटा, लेकिन इनकी सप्लाई भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनती है, क्योंकि बेटा नॉन टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम्प्ट सप्लाई का पार्ट बनता है। और अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि शेड्यूल 3 की सप्लाईज, क्या बोला मैंने? अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि शेड्यूल 3 की सप्लाईज नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हैं, तो शेड्यूल 3 की बेटा सारी की सारी सप्लाईज आपके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बन जाएगी। यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल परचेज बेटा, आपका एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बन जाएगी। कोर्ट और ट्रिब्यूनल की सर्विसेज एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बन जाएगी, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता बेटा। शेड्यूल 3 की जो सर्विसेज होती हैं, शेड्यूल 3 के अंदर बताई गई जो गुड्स और सर्विसेज है बेटा, शेड्यूल 3, मैं वापस बोल रहा हूं, शेड्यूल 3 वो कभी भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनती, क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं बन पाती। और एग्रीगेट टर्नओवर में बोला हुआ है बेटा सप्लाई होना जरूरी है, तभी वो आपके टर्नओवर का पार्ट बनेगा। आई होप बेटा अब आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शेड्यूल 3 की सप्लाईज को आप नॉन टैक्सेबल नहीं बोल सकते, आपको बोलना है नो सप्लाई नहीं है साहब, क्योंकि सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर करा है। नॉन टैक्सेबल बोल दोगे तो वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा, और आप अच्छे से जानते हो कि शेड्यूल 3 की सप्लाईज को कभी भी अपन एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनाते। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछो, मैं आपको वापस एक बार बेटा समझा दूंगा। और बेटा अगर क्वेरी हो जाती है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं आपको ऑडियो नोट बनाकर भेज दूंगा, या इस कॉन्सेप्ट को अलग से एक वीडियो में बनाकर उससे आपके ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दूंगा। ठीक है सर? हाँ ओके, सेटिस्फाइड सर। आगे चलो बेटा। अगला सवाल आ रहा है बेटा, आईजीएसटी एनेक्टेड बाय दी रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। बेटा अगर स्टेट गवर्नमेंट आईजीएसटी कभी भी लेवी करती है क्या? बताओ, मजाक कर रहा है ना? क्योंकि आईजीएसटी बेटा हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर, याद करो बेटा, पहला चैप्टर पढ़ा था जब हमने क्या बताया था कि आईजीएसटी कौन लेवी करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं आती। दिस स्टेटमेंट इज ऑल टुगेदर फॉल्स। अगला सवाल आ रहा है बेटा, जीएसटी ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। चैप्टर नंबर 1 अगेन बेटा, दिस स्टेटमेंट इज ऑल टुगेदर ट्रू। अगला सवाल आ रहा है बेटा आप सभी के सामने, टूर कंडक्टेड थ्रू लग्जरी ट्रेन आर कवर्ड एज टूर ऑपरेटर सर्विस। बेटा मैं इसको ऑलरेडी समझाकर आ चुका हूं इन्हीं मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे मॉक टेस्ट के मैंने लेक्चर्स डाल रखे हैं, सेट 1 से लेकर ये वाला बेटा सेट 5 तक। और उसी में मैंने आपको टूर ऑपरेटर सर्विस को बेटा बहुत डिटेल में समझाया था, और मैंने कहा था बेटा कि पीछे से जो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी होटल की सर्विस होती है, जो बेटा ट्रेन की सर्विस होती है, जो बस की सर्विस होती है, पीछे से जो कैटरिंग की सर्विस होती है, ये सारी की सारी सर्विसेज बेटा टूर ऑपरेटर को मिल रही होती है। किसको मिल रही होती है बेटा? टूर ऑपरेटर को। और टूर ऑपरेटर बेटा आगे सिर्फ एक सप्लाई दे रहा होता है, जिसको आप बोलते हो बेटा हॉलीडे पैकेज, ये एक सर्विस आगे वो दे रहा होता है कस्टमर को। बोलो हाँ के ना? वो पीछे से सारी सर्विसेज ले रहा होता है, आगे सिर्फ वो एक ही सर्विस दे रहा होता है, जो किसका पार्ट होती है? हॉलीडे पैकेज का पार्ट होती है। यानी कि इन सबको बेटा उसने कंबाइन कर एक बना दिया। यानी कि बेटा इस पर गवर्नमेंट ने आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं कि आपको
किस में आना है, 5% में आना है या अकॉर्डिंगली बेटा 18% में आना है, दैट विल बी अप टू यू। वहां पर आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, बोलो हाँ के ना, हाँ सर। और इसीलिए बेटा यहाँ पर जब मेरे से सवाल पूछा जाएगा तो मैं बोलूंगा कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो मैं कहूंगा हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि टूर कंडक्टर थ्रू लग्जरी ट्रेन कहाँ कवर हो जाता है बेटा, टूर ऑपरेटर सर्विस के अंदर। कोई भी टूर होगा बेटा वो टूर ऑपरेटर सर्विस का पार्ट बनेगा, चाहे वो ट्रेन के थ्रू हो, चाहे वो होटल में हो, चाहे वो कैटरिंग सर्विस हो। अगर वो टूर के तहत दी जा रही है तो वो सारी की सारी सर्विसेज टूर ऑपरेटर सर्विस के अंदर जाकर मिल जाएगी, जुड़ जाएगी, विलय हो जाएगी। अगला सवाल बेटा आप सभी के सामने आ रहा है, जीएसटी इज पेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर। क्या बोल रहा है बेटा, ऑर्नामेंटल फ्लावर। बेटा मैंने पहले भी आपको बता दिया, अभी थोड़ी देर पहले भी बता दिया, एंट्री नंबर 54 बड़े शब्दों का इस्तेमाल करता है बेटा, ब्रॉड बात करता है, ब्रॉड। प्लांटेशन, किसी भी तरीके का फ्लावर हो, किसी भी तरीके का प्लांट हो, अगर प्लांटेशन कल्टीवेशन की बात होगी बेटा तो सीधी सीधी एग्जेम्पशन बेटा वहां पर आपको दे दी गई है, केवल हॉर्स की रियरिंग को छोड़कर। ठीक है सर, हाँ। तो स्टेटमेंट इज बेटा ऑल टुगेदर फॉल्स, क्योंकि जीएसटी यहां कह रहा है जीएसटी इज पेबल, तो ये स्टेटमेंट गलत है ना बेटा, जीएसटी पेबल नहीं होता प्लांटेशन के रेस्पेक्ट में, चाहे वो ऑर्नामेंटल फ्लावर हो या कोई दूसरा फ्लावर हो बेटा, एग्जेम्पशन मिल जाती है। अगला सवाल आ रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज लेविएबल टू टैक्स इज द टैक्सेबल सप्लाई। ये बिल्कुल सही है बेटा, जिस पर टैक्स लगता है वही टैक्सेबल सप्लाई कहलाती है। सेक्शन नंबर 2 के अंदर बेटा आपको टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन मिलेगी। दिस स्टेटमेंट इज ऑल टुगेदर ट्रू, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला सवाल आ रहा है बेटा, डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए एक बार नहीं, मैं कम से कम इस क्वेश्चन को 5th या 6th टाइम सॉल्व कर रहा हूं। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर 50 सब सेक्शन नंबर 1। क्या बोला मैंने, सेक्शन नंबर 50 सब सेक्शन नंबर 1। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई सवाल? नहीं सर, आगे चलो। रेजिडेंशियल हाउस टैक्स ऑन रेंट फॉर कमर्शियल पर्पस। बेटा रेजिडेंशियल हाउस एज रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, क्या बोला मैंने, रेजिडेंशियल हाउस एज रेजिडेंशियल ड्वेलिंग अगर लोगे तो 12 बेटा 2017 में आपको एग्जम्पशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। और यहां पर कमर्शियल यूज हो रहा है बेटा अगर रेजिडेंशियल हाउस का, तो वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर ए। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, मुद्दे की बात है कि इसे स्पॉन्सर करा किसने बेटा, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने। बोलो किसने करा है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने बेटा 12 बेटा 2017 में। अगेन यहां पर भी आपको एग्जामिशन दे दी जाएगी, तो इट विल अगेन गोना बी एग्जेम्प्टेड। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू गाइज इज सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू थियोरेटिकल परफॉर्मेंस। बेटा आपको बताना चाहूंगा, शायद ये एंट्री नंबर 81 की बात कर रहा है, एंट्री नंबर 81 की बात कर रहा है, जहां पर लिमिट दे रखी है 500 रुपीज की, यानी 500 रुपए तक, अप टू बेटा, अप टू क्या बोलते हैं इसको, अप टू 500 रुपीज आपको एग्जाम्पशन है। लेकिन अगर मोर देन 500 रुपीज हुआ, क्वेश्चन बोल रहा है मोर देन 500 रुपीज हुआ, तो बेटा वो टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, वो बेटा क्या हो जाएगा, बता दो मुझे फटाफट से, वो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके सर। अगला सवाल आ रहा है बेटा, डैश इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। चैरिटेबल ट्रस्ट एंट्री नंबर 1 के अंदर एग्जेम्प्ट हो जाता है बेटा, वेटिनरी सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट हो जाता है, एडवोकेट सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर कार एग्जेम्प्ट नहीं है साहब, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर कार एग्जेम्प्ट नहीं है, ये आपका यहां पर बेटा टैक्सेबल बन जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपके सामने प्रैक्टिकल सवाल आ रहा है। आई होप बेटा आप सबके केएलसी तैयार होंगे, मेरा केएलसी मेरे पास में तैयार है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वेस्टेड टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करने की बात कर रहा है, अभी देखते हैं बेटा क्या बोल रहा है। एडवर्टाइजिंग थ्रू होर्डिंग्स टैक्सेबल है बेटा, परफॉर्मेंस एज फोल्क डांस आर्टिस्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। होटल रूम जहां पर बेटा रेंट आपका 1000 रुपए से ऊपर है, मोर देन 1000, ये भी बेटा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। रेंट रिसीव्ड फॉर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूज एज रेजिडेंस, फुली एग्जेम्प्ट बेटा, जहां पर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग हो और यूज भी रेजिडेंस हो, कमर्शियल नहीं रेजिडेंस हो, वो भी बेटा यहां पर आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। आउटडोर कैटरिंग बेटा आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, आई एम रियली सॉरी बेटा, एग्जेम्प्ट हो जाता है ना फॉर द टाइम बिंग, यस सर। आउटडोर कैटरिंग आपका टैक्सेबल होगा। प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर आपका टैक्सेबल होगा बेटा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय इनलैंड वाटरवे, क्या बोला मैंने, इनलैंड वाटरवे बेटा आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो, एग्जेम्प्ट हो जाता है। जीएसटी का रेट है 18% का, अगर इंट्रा स्टेट हो तो 9 + 9% का। क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेट वेदर एडवर्टाइजमेंट थ्रू होर्डिंग्स शैल बी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। द आंसर इज यस बेटा, क्योंकि वो टैक्सेबल होगा तो बिल्कुल उसे इंक्लूड करना पड़ेगा। स्टेट वेदर परफॉर्मेंस
एज अ फोल्क डांस आर्टिस्ट शैल बी कंसीडर्ड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई? द आंसर इज नो बेटा, इसे वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनाएंगे, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनाएंगे। अगला सवाल है बेटा, व्हाट विल बी दी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई? यहां आ जाओ बेटा और फटाफट से जहां जहां मैंने राइट लगा रखा है उसे ऐड कर लो बेटा। जैसा कि बताया था, ये 1 लाख रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा, 1,50,000 अगेन टैक्सेबल हो जाएगा आपके पास में बेटा, 1,50,000 अगेन टैक्सेबल हो जाएगा, और उसके बाद में फाइनली बेटा 1,80,000 आपके पास में टैक्सेबल हो जाएगा। तो 5,80,000 रुपीज बेटा आपके यहां पर निकल कर आ जाएगी। क्या बोलो? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आ रहा है बेटा, व्हाट विल बी द टैक्स लायबिलिटी? तो इसके ऊपर अपन लगा देंगे 18%, तो इट विल बी 104400, 104400, 104400। व्हाट विल बी द टैक्स लायबिलिटी? तो बेटा ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। ये बोल रहा है कि 2 का पार्ट बी, मैसर्स हरिहरन इज डीलर ऑफ ओल्ड कार। क्या बोला बेटा? ओल्ड कार, ओल्ड कार, ठीक है, हाँ सर, ओल्ड कार, एंड एंगेज इन परचेज एंड सेकेंड हैंड कार्स। मतलब एक तरीके से बेटा ये सेकेंड हैंड मामला हो गया ना, परचेज एंड सेल ऑफ ओल्ड कार का मतलब परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड कार। और बेटा सेकेंड हैंड कार के रेस्पेक्ट में अगर थोड़ा बहुत कुछ याद आया हो, सेकेंड हैंड गुड्स के रेस्पेक्ट में वैल्यूएशन हमारे पास में एक रूल प्रिंसिपल दे रखा है। सारे बच्चे मुझे बताएंगे बेटा, आई होप आपको अच्छे से याद आ गया होगा। यहाँ पर मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे सॉल्व करवा रखे थे, सीए इंटर वालों को भी करवाया था, सीए में इंटर वालों को भी करवाया था, और आप अच्छे से जानते हो बेटा रूल नंबर कौन सा है, बताओ? 32 का सब रूल नंबर 5। क्या बोला मैंने? रूल नंबर 32 का सब रूल नंबर 5, रूल नंबर 32 का सब रूल नंबर 5, जहां पर सेकेंड हैंड गुड्स के रेस्पेक्ट में आपको मार्जिनल स्कीम दे रखी थी, जहां बोला था कि सिर्फ परचेज और सेल वैल्यू का डिफरेंस निकाल लेना और वही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए हमें एक रूल, स्पेसिफिक रूल दे रखा है बेटा, रूल नंबर 32 का सब रूल नंबर 5, जहां पर सेकंड हैंड गुड्स के रिस्पेक्ट में बात कर रखी है और बोला है कि जो भी परचेज वैल्यू और सेल वैल्यू बेटा उसका डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो वैल्यू बन जाएगा, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसे इग्नोर कर देना है। इसी बेसिस के ऊपर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अपन देखते हैं बेटा, फर्स्ट थिंग आ रही है, परचेज्ड ओल्ड कार फॉर 80,000 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 1,20,000 रुपीज इन बिहार, बिहार के बिहार में। तो बेटा 40,000 रुपीज का अगर मैं लिखता हुआ चलूं बेटा, तो मेरे पास में 40,000 रुपीज का क्या हो जाता है? इंट्रा सप्लाई हो जाती है। ओके सर। उसके बाद में मालिक परचेज्ड ओल्ड कार 75,000 रुपीज, सोल्ड फॉर 65,000 रुपीज। नेगेटिव को इग्नोर कर देना है। खरीदी थी 75,000 में और बेची है बेटा 65,000 में, तो यहां पर आपको 10,000 रुपीज का क्या हो गया? लॉस हो गया बेटा, 10,000 रुपीज का लॉस हो गया, और इसीलिए बेटा इसको अपन क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। फिर आ रहा है बेटा कि परचेज्ड ओल्ड कार फॉर 90,000 रुपीज बट अनेबल टू सेल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त के मंथ के अंदर बेच नहीं पाए तो बेटा सप्लाई मानी ही नहीं जाएगी, वो आपका स्टॉक बन जाएगा। और फोर्थ आ रहा है बेटा, परचेज्ड ओल्ड कार फॉर 1 लाख रुपीज एंड सोल्ड फॉर 130 इन उड़ीसा। ये इंटर स्टेट हो गया बेटा, इन उड़ीसा। ये क्या हो गया? इंटर स्टेट। तो इंटर स्टेट आपका कितना हो गया बेटा? कितने में खरीदा? 1 में। बेटा बेचा कितने में? 31 में। तो 30,000 रुपीज का बेटा क्या हो गया आपके पास में? इंटर का सप्लाई हो गया। 4, 5, 6, 7 टोटल बेटा 70,000 क्या आपकी क्या होगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। और वही मेरे से पूछ रहा बेटा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, तो वो अपने पास यहाँ पर देखो ना ये है ना ये है और नील तो है ही नहीं बेटा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। व्हाट विल बी हिज आईजीएसटी लायबिलिटी? बेटा आईजीएसटी हमेशा कहाँ लेवी होगा बताओ? आईजीएसटी लेवी होगा आपके पास 30,000 के अंदर, क्योंकि 30,000 बेटा आपने इंटर स्टेट करा है उड़ीसा। तो 30,000 पर हम लगा देंगे कितना परसेंट रेट दे रखा है बेटा अपन को? 18%, दैट इज 5,400। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन आफ्टर बेटा अपन को क्या दे रखा है? व्हाट विल बी हिज जीएसटी सीजीएसटी लायबिलिटी? तो बेटा 40,000 पर आप लगाओगे 9%, दैट इज 3,600। तो 3,600 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आ रहा है बेटा आप सभी के पास, जहां पर बोल रहा है फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई। बोलो क्या बोल रहे हैं? टाइम ऑफ सप्लाई फॉलोइंग केसेस में प्रोवाइडेड बाय मिस्टर गुप्ता, रजिस्टर्ड डीलर एंड मैन्युफैक्चरर। मतलब जीएसटी में ये मालिक रजिस्टर्ड ऑलरेडी है। सोल्ड गुड्स टू एयरकॉन लिमिटेड। किसको बेचा बेटा? एयरकॉन लिमिटेड फॉर 25,000 रुपीज एंड इशूड इनवॉइस फॉर सेल ऑन 6th of 9। बेटा गुड्स का केस है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, पेमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि 66/2017 जो नोटिफिकेशन नंबर था उसने बोला था कि गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई अगर निकालेंगे तो डेट ऑफ इनवॉइस ही निकालेंगे, पेमेंट से कोई लेना देना ही नहीं होगा, एडवांस पे जीएसटी नहीं लगेगा गुड्स के केस में।
तो इसलिए मालिक यहाँ पर डेट आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई मेरे से पूछा जा रहा है, तो टाइम ऑफ सप्लाई बेटा आपका 69 ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद अगला सवाल है बेटा, और वो बोल रहा है व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इफ एयरकॉन लिमिटेड मेड द फुल पेमेंट ऑन 26th of 9। बेटा कभी भी पेमेंट कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा, इनवॉइस की डेट ही करेक्ट आंसर रहेगी। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। अगला सवाल आ रहा है बेटा, रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर सुमन एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। बेटा सुमन एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिससे मैंने गुड्स रिसीव करा है 2,20,000 का, और कब रिसीव करा है बेटा? रिसिप्ट की डेट क्या है? 12/1/2020। और इस केस में भी बेटा मेरे को टाइम ऑफ सप्लाई ही कैलकुलेट करनी है। और आप अच्छे से जानते हो बेटा, अगर गुड्स का केस हो, आप अच्छे से जानते हो कि अगर गुड्स का केस हो, और गुड्स के केस के अंदर बेटा अगर अनरजिस्टर्ड से परचेज हो रही हो, तो केवल और केवल 9(4) एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आरसीएम के अंदर लायबिलिटी डिटरमाइन होती है। बोलो हाँ के ना? हाँ। और बेटा ऐसे केस के अंदर अगर टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर ली जाए, ऐसे केस में अगर टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर ली जाए, तो गुड्स के केस में अगर आरसीएम आ रहा है, क्या बोला मैंने? गुड्स के केस में अगर, गुड्स के केस में, एक सेकेंड बेटा है ना, देखो सिचुएशन नंबर 1 गुड्स का केस, और गुड्स के केस में भी क्या? आरसीएम। गुड्स के केस में भी क्या बोलो? आरसीएम। गुड्स के केस में अगर बेटा आरसीएम आ रहा है और टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करनी है, तो 3 चीजों में से अर्लियर लेना पड़ता है। पहला होता है बेटा आपका डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। क्या बोला मैंने? डेट ऑफ RECEIPT, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। जिस भी तारीख को बेटा गुड्स रिसीव हुआ, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जब भी आपको बेटा गुड्स रिसीव हुआ वो डेट। सेकेंडली आपको लेना होता है बेटा पेमेंट की डेट, और डेट ऑफ पेमेंट, बेटर से पेमेंट की डेट है ना, पेमेंट की डेट। और थर्ड बेटा आपके पास में फाइनली होता है 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस। क्या बोलेंगे? 31st डे फ्रॉम सप्लायर इनवॉइस। तो सप्लायर इनवॉइस से 31वां दिन आपका बेटा टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। तो सप्लायर्स इनवॉइस, बोलो हाँ के ना? हाँ के ना? इन तीनों में से बेटा जो भी आपका बोलो क्या हो जाएगा? अर्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्लियर हो जाएगा, वही बनेगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। अपने क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो मालिक की उसने 12/1 को रिसीव कर लिया, इनवॉइस इशू हुआ था 2/1 को। तो इनवॉइस से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। इनवॉइस से बेटा अगर मैं 31वां दिन निकलूंगा, 30 दिन जोड़ूंगा, तो वो तो बहुत आगे चला जाएगा। ये उसके पहले ही आ रहा है रिसिप्ट की डेट। और पेमेंट बेटा 19/1 ये भी लेट हो रहा है। तो सबसे पहले बेटा तीनों में से विच एवर इज अर्लियर कौन सा है? विच एवर इज अर्लियर है आपका 12th of जनवरी। बोलो कौन सा है? 12th of जनवरी। और इसीलिए बेटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर? हाँ सर, ओके। आगे चलें, आगे चलो। अगला सवाल है बेटा, सत्यम एंटरप्राइजेज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चर्ड 1500 वॉशिंग मशीन्स। बेटा 1500 वॉशिंग मशीन्स इन्होंने बनाई है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, यानी टैक्स पीरियड हमारे पास में अक्टूबर 20। ही फर्निशेज द फॉलोइंग डिटेल्स। असेसेबल वैल्यू ऑफ ईच वॉशिंग मशीन है बेटा 9000, यानी कि एक वॉशिंग मशीन कितने की है? बोलो एक वॉशिंग मशीन है 9000 रुपीज की। बोलो कितने की है? 9000 रुपीज की। परचेज मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर्स 90 लाख रुपीज। मतलब कि बेटा अगर मैं इनपुट की बात करूं तो इनपुट है मेरे पास कितने का? बोलो 90 लाख रुपीज का। इसको बेटा इधर ही सॉल्व कर लें? हाँ सर इधर ही सॉल्व कर लो। तो इधर ही सॉल्व अगर करते हैं मालिक, तो मेरे को बताओ इनपुट कितना है? इनपुट है मेरे मालिक आपके पास में 90 लाख रुपीज का। ओके सर। और बेटा एक एक मशीन का जो असेसेबल वैल्यू है, एक वॉशिंग मशीन का जो असेसेबल वैल्यू है वो है 9000 रुपीज। बोलो हाँ के ना? और अपन ने 1500 तकरीबन तकरीबन बनाई है। ओके सर। आगे लिखता है बेटा कि सोल्ड 1200 वॉशिंग मशीन्स विद इन इंडिया और 300 वॉशिंग मशीन्स टू रशिया। बेटा रशिया को दोगे तो एक्सपोर्ट बन जाएगा। दिस इज एक्सपोर्ट, एंड एक्सपोर्ट इन केस जीरो रेटेड सप्लाई। बेटा एक्सपोर्ट इन केस इज अ जीरो रेटेड सप्लाई। तो एक्सपोर्ट बेटा आपकी क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई बन जाएगा, उस पर आपको टैक्स पे करना नहीं है। लेकिन विद इन इंडिया जो बेटा आपने सोल्ड कर दी 1200, उस पर आपको पे करना पड़ेगा। तो बेटा 1200, ठीक है? हाँ सर। तो 1200 इंटू 9000 विल बिकम 1 करोड़ बेटा, 1 करोड़ 8 लाख रुपीज। कितना बेटा? 1 करोड़ 8 लाख रुपीज आपका यहां पर आता है। क्या आता है? 1 करोड़ 8 लाख रुपीज विल बिकम योर वैल्यू ऑफ सप्लाई, विल बिकम योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टैक्स का रेट बेटा 18% दे रखा है। पूछ रहा है व्हाट विल बी हिज टैक्सेबल टर्नओवर। क्या पूछ रहा है? टैक्सेबल टर्नओवर की बात कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया मेरे दोस्त, टैक्सेबल टर्नओवर आपका आता है 1 करोड़ 8 लाख रुपीज। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आता है
व्हाट विल बी हिज नेट टैक्स लाइबिलिटी। तो बताओ बेटा, यहां पर अगर मैं 18% लेवी कर देता हूं तो आता है 1944,000 और यहां पर भी मुझे बेटा 18% से क्रेडिट मिला होगा। कितना बेटा? 162,000 और इसको बेटा अगर मैं यहां सेट ऑफ करा देता हूं, इसको बेटा अगर मैं यहां सेट ऑफ करा देता हूं, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। तो 162,000 ये अगर मैं यहां सेट ऑफ करा देता हूं तो 1944,000 तो बेटा इट विल बिकम 3,24,000। ये आपकी आएगी बेटा नेट लाइबिलिटी। बोलो क्या आएगी? ये आपकी आएगी मेरे दोस्त नेट लाइबिलिटी। क्या आएगी मेरे दोस्त? नेट लाइबिलिटी आएगी। हाँ क्या ना? हाँ सर। तो ये आपके पास नेट लाइबिलिटी आएगी। परफेक्ट, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और 3,24,000 विल गोना बी द करेक्ट, यानी कि बेटा ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। बेटा आई होप समझ में आया होगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यहां पर मैंने कुछ भी नहीं करा। असेसेबल वैल्यू दे रखी थी बेटा, कितने यूनिट बेचे मल्टीप्लाई करा के टोटल वैल्यू निकाल लिया, टोटल वैल्यू पे जीएसटी निकाल लिया और जितना मेरा इनपुट बन रहा था उस पर क्रेडिट निकाल लिया और बेटा जीएसटी में से क्रेडिट को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो नेट लायबिलिटी निकल कर आ गई। ओके सर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा PQR अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ सर्विसेज एट कैलकाटा। तो कैलकाटा के अंदर हमारे पास में बेटा एक रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ सर्विसेज है। उसने बेटा फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त मुझे दी है, विच आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, यानी कि नीचे दिए गए अमाउंट्स के अंदर टैक्स का अमाउंट जुड़ा हुआ नहीं है। पहले नंबर पर है बेटा इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई बोले तो दिया, बोले तो दिया। अगले नंबर पे लीगल फीस पेड टू एन एडवोकेट लोकेटेड विद इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। मतलब कि बेटा मैंने इंट्रा स्टेट सर्विस दी है कि ली है? बेटा मैंने पेमेंट करा है, इसका मतलब मैंने ली है। देखो बेटा फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में डिफरेंस समझना। ये है आउटवर्ड सप्लाई, ये मैं दे रहा हूं और ये पीछे से मैं ले रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, 7,60,000 रुपीज में दे रहा हूं, इतने की सर्विस मैंने दी है, जबकि 30,000 की सर्विस मैंने ली है। 30,000 की सर्विस मैंने पीछे से बोलो ली है कि नहीं? है सर। और लास्ट पॉइंट आपके पास में आ रहा है बेटा रेंट पेड टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर हिज ऑफिस बिल्डिंग। रेंट पेड टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर हिज ऑफिस बिल्डिंग, ये भी बेटा मैंने पीछे से ली है। स्टेट गवर्नमेंट को मैंने पैसा दिया है रेंट का ऑफिस बिल्डिंग के लिए, और क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूं तो आपको बेटा कुछ कुछ बातें तो याद आ गई होगी कि अगर रजिस्टर्ड सप्लायर है और स्टेट गवर्नमेंट से आपने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस ली है तो वो आरसीएम में कवर होती है। और बेटा एडवोकेट भी आरसीएम में ही कवर होता है अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो दो चीजें आरसीएम में कवर होगी और बाकी मेरी बेटा आउटवर्ड सप्लाई बनेगी। सवाल नंबर पहला, व्हाट विल बी हिज टैक्स लाइबिलिटी फॉर इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस। तो बेटा उस केस में आएगा 7,60,000 और 7,60,000 के ऊपर क्योंकि इंट्रा स्टेट है आप लगोगे बेटा 9% यानी कि 18% और दो पार्ट में डिवाइड होगा तो 1,36,800 1,36,800 डिवाइडेड इक्वली बिटवीन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और ऑप्शन नंबर बी विल गोना बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आपके पास में आता है कि PQR अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ सर्विस एट कैलकाटा। तो बेटा रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ सर्विस है कलकत्ता के अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बेटा क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन तो वही है। नीचे देखना पड़ेगा व्हाट विल बी हिज टैक्स लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ लीगल फीस पेड बाय हिम। बेटा आरसीएम में पे करना पड़ेगा और लीगल फीस के रेस्पेक्ट में आपको 30,000 का, क्योंकि इंट्रा स्टेट ही है तो बेटा 9% यानी कि टेक्निकली अगर मैं 18% निकालूंगा तो वो आएगा 5,400 यानी 5,400 बेटा आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी में अलग अलग कर पे करना है, यानी कि ऑप्शन ए विल गोना बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आता है बेटा लास्ट, व्हाट विल बी हिज टैक्स लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ रेंट पेड। तो बेटा रेंट पेड पर भी जैसे कि मैंने आपको बताया 40,000 पर आप 9% अलग अलग कैलकुलेट करो या 18% कैलकुलेट करो, 7,200 आपको पे करना है और 72,000 आपको बेटा डिवाइड करना है इक्वली किसके अंदर बेटा? सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर। ठीक है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट है यानी अपनी ही गवर्नमेंट है। ठीक है, हाँ सर। ओके सर। अगला सवाल आ रहा है बेटा, अरे वाह अभी भी यही सवाल है बेटा, इज ही एलिजिबल फॉर एनी आईटीसी। बेटा आप अच्छे से जानते हो कि आरसीएम के अंदर जो टैक्स आपने पे करा है यहां पर यह आपको क्रेडिट के रूप में मिल जाएगा, यह आपको आईटीसी बनकर मिल जाएगा। बोलो हाँ क्या ना? हाँ सर। तो बेटा करेक्ट अगर मैं बताऊं आपको तो आईटीसी कितना मिल जाएगा आपको? 7,200 तो बेटा यहां से मिल जाएगा और आपको 5,400 यहां से मिल जाएगा, तो 12,600 बेटा डिवाइडेड इनटू सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। तो यार ऑप्शन नंबर बी विल गोना बी योर करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल आ रहा है बेटा, गोपाल बाबू
furnishes the following particulars relating to the services supplied to his different clients for the month of June 2020। तो बेटा गोपाल बाबू हैं जिनका टर्नओवर जो है वो 20 करोड़ है और वो कुछ डिटेल्स अपन को फर्निश कर रहे हैं जो सर्विसेज उन्होंने अपने क्लाइंट को दी है। तो बेटा देखिए फटाफट से, हाँ टोटल इनवॉइस रेज्ड कितना है 15 लाख रुपए, आउट ऑफ विच टैक्स इनवॉइस फॉर 3 लाख वाज रेज्ड टू SEZ यूनिट फॉर सर्विसेज सप्लाइड। और आप जानते हो बेटा कि अगर आप SEZ को सर्विसेज देते हो तो आपका जीरो रेटेड माना जाता है। बोलो क्या माना जाता है? जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस, बिकॉज SEZ में दोगे तो एक्सपोर्ट माना जाएगा और लोगे तो इंपोर्ट माना जाएगा। तो बेटा उसी के अंदर 3 लाख रुपए तो आपका जीरो रेटेड हो गया। तो 15 लाख में से अगर 3 लाख जीरो रेटेड हो गया बेटा तो टैक्सेबल बना 12 लाख। आगे बोल रहा है अमाउंट ऑफ रुपीज 2,36,000 वॉज विच वॉज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। मतलब बेटा मेरे को कितना रिसीव हुआ? 236 है अमाउंट और उसमें से बेटा वो इंक्लूसिव है, मतलब उसमें टैक्स का अमाउंट जुड़ा हुआ है। वो रिसीव हो रहा है मुझे किससे? मैग्नम एजेंसी से। किससे बेटा? मैग्नम एजेंसी से। और एडवांस के रूप में रिसीव हो रहा है बेटा, मेरे पास में एडवांस आया है। कितने कब आया बेटा? 22/6 को, जिसके रेस्पेक्ट में मुझे सर्विस देनी है अगस्त के अंदर। यानी कि देखो बड़ा आसान है, मैं इस क्वेश्चन को आपको अगर बाइफरकेट करके दिखाऊंगा तो आपको बड़ा मजा आएगा। इधर आओ बेटा, मैंने जो टैक्सेबल सप्लाई करी है, पहले तो बताओ टैक्स पीरियड कौन सा है। सबसे ऊपर लिखो टैक्स पीरियड, तो मेरे सारे दोस्त बताएंगे टैक्स पीरियड कौन सा है। टैक्स पीरियड है मेरे पास में बेटा जी जून 2020। कौन सा? जून, मतलब कि 6th मंथ बेटा, है ना? हाँ जून 2020, छठा महीना। और उसके अंदर बेटा मुझे जो टैक्सेबल, मेरी टैक्सेबल सप्लाई है, मेरी जो, बताओ कौन सी सप्लाई? मेरी जो टैक्सेबल सप्लाई है वो है मेरे पास है बेटा 15 लाख रुपीज। बोलो कितनी है? 15 लाख रुपीज। और 15 लाख रुपीज में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं बेटा सप्लाई टू SEZ को, किसको सब्ट्रैक्ट कर दूं? सप्लाई टू SEZ को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो निकल कर आता है 3 लाख रुपीज। तो टोटल हो जाएगी बेटा आपके पास में 12 लाख रुपीज की टैक्सेबल सप्लाई। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। अब आप कह रहे हो कि आपके पास में एडवांस आया है मैग्नम एजेंसी, कोई एजेंसी जिसने मुझे एडवांस दिया है और इस महीने में दिया है 22/6 को। बोलो कब? 22/6/20 को बेटा आपके पास में एडवांस रिसीव्ड। और एडवांस रिसीव्ड बेटा इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विस है। बोलो किसके रेस्पेक्ट में है? इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज। गुड्स नहीं है बेटा, गुड्स नहीं है, सर्विसेज के रेस्पेक्ट में एडवांस आया है। और एडवांस आया 2,36,000 का बेटा इंक्लूसिव ऑफ, क्या बोला मैंने? 2,36,000 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। और टैक्स का रेट आपको दे रखा है मालिक कितना? बताओ बेटा, टैक्स का रेट आपको नहीं दे रखा तो सर्विस के केस में अपन कितना मानकर चलते हैं बेटा? 18%। तो अगर बेटा ये 118 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना होगा? अपन इसमें से क्या कर लेंगे? टैक्स का अमाउंट अलग निकाल देंगे और वैल्यू अलग से कंप्यूट कर लेंगे। तो बेटा वो निकल कर आ जाएगी आपके पास में 2 लाख रुपीज। बोलो कितना निकल कर आ जाएगी? 2 लाख रुपीज। तो इन टोटलिटी बेटा 14 लाख रुपीज क्या आपने उस मंथ के अंदर, उस टैक्स पीरियड के अंदर, उस मंथ के अंदर, उस टैक्स पीरियड के अंदर आपने टोटल 14 लाख रुपीस का क्या कर दिया? बताओ, सप्लाई कर दिया। पहला क्वेश्चन बेटा अगर हम देखेंगे, इफ यू विल गोना लुक एट आवर क्वेश्चन नंबर 1, देन इन दैट केस अपने सामने आ रहा है व्हाट विल बी हिज वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। बहुत बढ़िया बेटा, यही अपन ने कंप्यूट करा था, यही अपन से पूछ लिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 लाख रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बोलो हाँ के ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आगे चले। हाँ सर आगे चले। अगला सवाल आ रहा है बेटा आपके पास में, वही है सवाल, वही है व्हाट विल बी हिज टैक्स लायबिलिटी। बेटा टैक्स लायबिलिटी पूछ रहा है तो 14 लाख के ऊपर 18% से यानी 2,52,000। ऑप्शन नंबर सी अगेन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी अगेन इज योर करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में आ रहा है बेटा व्हाट विल बी ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। तो बेटा कौन सा टैक्स पीरियड है? सारे बच्चे मुझे बताएंगे जून। और आप अच्छे से जानते हैं बेटा जून का जो पेमेंट होगा वो जुलाई की 20 तारीख को से पहले होगा, यानी 20th ऑफ जुलाई से पहले आपको करना पड़ेगा, यानी 7th आएगा बेटा, 27th, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल गोना बी योर करेक्ट ऑप्शन। अगला बेटा देखते हैं क्वेश्चन, रिफंड वाउचर की बात कर रहा है। बेटा ये आपका होमवर्क हो जाएगा, मैं आपको सेक्शन का रेफरेंस दे देता हूं। सेक्शन नंबर 31 सब सेक्शन नंबर 3 प्लस रूल नंबर 51 पढ़ लीजिएगा, बड़ा ही आसान है रिफंड वाउचर क्या होता है। ठीक है बेटा, तो एडवांस के केस में अगर आपको
रिफंड देना पड़ जाए, एडवांस का रिफंड मतलब आपने एडवांस लिया था लेकिन किसी वजह से आप सर्विस या गुड्स नहीं दे पाए, एडवांस लिया था किसी वजह से सर्विस या गुड्स डिलीवर नहीं कर पाए, वो कंडीशन खत्म हो गई या ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो आपको एडवांस लौटाना पड़ता है। बोलो, एडवांस लौटाना पड़ता है। और एडवांस लौटाते हैं तो रिफंड वाउचर इशू करते हैं, एडवांस लेते हैं तो रिसिप्ट वाउचर इशू करते हैं, और एडवांस लौटाते हैं तो रिफंड वाउचर इशू करते हैं। और बेटा वही बातें सब आपके पास सेक्शन नंबर 31 सब सेक्शन नंबर 3 और रूल नंबर 51 के अंदर दे रखी हैं। कंपलसरी ऑडिट बेटा मैं ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। सेक्शन नंबर 35 सब सेक्शन नंबर 5 रीड विद रूल 80 सब रूल 3, जहां पर आपको 2 करोड़ की लिमिट प्रोवाइड कर रखी है। तो एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ को क्रॉस करा, सॉरी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नहीं बेटा, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कभी भी आपका टर्नओवर 2 CR को क्रॉस करता है, को एक्सीड करता है, तो आपको CA या CMA से कंपलसरी ऑडिट करानी पड़ती है। ओके सर। और बेटा अगर आपकी ऑडिट होती है तो आपको अपने एनुअल रिटर्न के साथ साथ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी फाइल करना पड़ता है। बोलो हाँ क्या ना? हाँ सर। तो 9 प्लस GSTR 9C अलोंग विद योर ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको सबमिट करना पड़ता है। एग्जाम्ड सप्लाई में बेटा मैंने आपको बता रखा है 3 तरीके की सप्लाईज आती है। नील रेटेड सप्लाई भी आती है, 100% एग्जम्पशन नोटिफिकेशन भी आती है, और नॉन टैक्सेबल बेटा सप्लाई भी आती है। तीनों तरीके की सप्लाईज आपकी पाई जाएगी एग्जाम सप्लाई के अंदर। डेफिनेशन इसकी आपको मिलेगी बेटा सेक्शन नंबर 2 के अंदर, CGST एक्ट के। ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट कवर्ड इन, बेटा ये याद करने की मेमोरी टेक्निक मैंने आपको बहुत ही शानदार बना के दे रखी है। मैंने आपको बोला था आइस याद रखना, आइस। एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 83, एंट्री नंबर 84। I फॉर इनकम टैक्स, C फॉर कस्टम्स, E फॉर एक्साइज। आइस, आइस याद रखना है सिर्फ। I फॉर इनकम टैक्स, C फॉर कस्टम्स, E फॉर एक्साइज, C फॉर कस्टम्स, एंट्री नंबर 83। और आपको पता है बेटा जो हमारा कस्टम होता है वो सेंट्रली लेवी होता है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करके चलती है, पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, इसलिए लिस्ट नंबर 1 यहां पर आएगा। तो एंट्री नंबर 83 की लिस्ट नंबर 1 यानी कि बेटा करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपके पास में आता है बेटा, बेसिक कस्टम ड्यूटीज लेविड अंडर सेक्शन नंबर 12 ऑफ द कस्टम्स एक्ट चार्जिंग सेक्शन की बात कर रहा है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। एंटी डंपिंग ड्यूटी पेबल बाय SEZ, बेटा SEZ को एंटी डंपिंग ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती। द आंसर विल बी निल, द आंसर विल बी निल। ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स, बेटा ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स सेक्शन 15 की बात कर रहा है। ट्रांजेक्शन वैल्यू में मैंने बताया था आपको 2 चीजें होती है बेटा, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। बोलो क्या होती है? प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, और 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। व्हेन द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, द बायर एंड द सेलर आर नॉट द रिलेटेड पार्टीज, इन दैट केस योर ट्रांजेक्शन वैल्यू विल बिकम योर असेसेबल वैल्यू, यानी कि एक्चुअली पेड और पेबल। पक्का? हाँ सर। आगे चले, आगे चलो सर। नो इंटरेस्ट इज पेबल वेयर हाउसिंग गुड्स स्टोर्ड लेस देन 90 डेज, बेटा 90 दिन के अंदर अंदर अगर आपने गुड्स को वापस बाहर निकाल लिया तो आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं 1 ईयर बेटा, अप टू द लिमिट ऑफ 1 ईयर आप क्या कर सकते हो, वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हो, लेकिन 90 डेज के बाद इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा। अगला सवाल है बेटा, अ मशीन वॉज ओरिजिनली इंपोर्टेड फ्रॉम जापान, जापान से ओरिजिनली इंपोर्ट की गई थी 250 लाख रुपए की अगस्त 2019 के अंदर, सारी ड्यूटीज का पेमेंट कर दिया गया था। द सेड मशीन वाज एक्सपोर्टेड, यानी कि सेंड बैक टू सप्लायर फॉर रिपेयर, बेटा रिपेयर कराने के लिए उसे वापस भेजा गया और वापस री इंपोर्ट किया गया विदाउट एनी, बेटा किसी प्रकार की भी रीमैन्युफैक्चरिंग नहीं की गई, रीप्रोसेसिंग नहीं की गई अक्टूबर के अंदर आफ्टर रिपेयर्स, यानी रिपेयर्स के बाद बेटा उसे वापस मंगा लिया गया। सिंस द मशीन वाज अंडर वारंटी रिपेयर वर्क कैरीड आउट एट फ्री ऑफ कॉस्ट, बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार नहीं रेगुलर क्लास के अंदर बहुत बार करा चुका हूँ, फास्ट ट्रैक के अंदर भी करा चुका हूँ, और मैंने आपको 1000 बार बताया बेटा सेक्शन नंबर 20 लेवी होता है। कौन सा लेवी होता है? सेक्शन नंबर 20 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, जहां पर हम किसकी बात करते हैं? बोलो। कभी भी अगर बेटा री एक्सपोर्ट का केस होगा, मतलब कि आया और वापस गया रिपेयर होने के लिए और रिपेयर होकर वापस आएगा, तो जो फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर प्लस जो फ्रेट और इंश्योरेंस बोथ साइड है वो आपकी असेसेबल वैल्यू बनेगी। क्या बोला मैंने? फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड फ्रेट एंड इंश्योरेंस बोथ साइड विल बिकम योर असेसेबल वैल्यू इन केस ऑफ सेक्शन नंबर 20। यहां पर मुझे दे रखा है बेटा फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल 6 लाख रुपीज वुड हैव बीन 9 लाख रुपीज, और इंश्योरेंस बेटा बोथ वेज टू एंड फ्रॉम, इसको करेक्ट कर लो, यहां पर एम आएगा, फ्रॉम इज 3 लाख रुपीज, तो बेटा 9 + 3 विल बिकम योर 9, 10, 11, 12 लैक्स आपका हो जाता है असेसेबल वैल्यू।
यानी कि बेटा 12 लाख आपका यहाँ असेसेबल वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और पूछ रहा है कि स्टेट द अमाउंट कस्टम ड्यूटी पेएबल एक्सक्लूडिंग आईजीएसटी, आईजीएसटी को छोड़कर कितनी कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। बेटा अगर 12 लाख की बात करते हो, इफ आई टॉकिंग अबाउट 12 लाख रुपीज, बेटा इन दैट केस आपका 10% हो जाएगा कितना, 1,20,000 रुपीज, और बेटा उसके ऊपर आपका 12,000 SWS हो जाएगा। तो ये आपका BCD हो जाएगा, ये आपका SWS हो जाएगा। मैं बहुत सारे सम ऑलरेडी आपको ऐसे करा चुका हूं, आपके पास मैंने बिट क्वेश्चंस के अंदर भी करवा दिया था, पीछे जो मॉक टेस्ट करवाया उसमें भी करवा दिया था, और वर्कबुक लेक्चर्स के अंदर भी करवा दिया था। 1,32,000 बेटा करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बेटा क्यों? क्योंकि मेरे को आईजीएसटी ऐड नहीं करना, क्वेश्चन बोल रहा है एक्सक्लूडिंग आईजीएसटी। इसी सवाल को आगे उन्होंने पूछा कि साहब आईजीएसटी लगाते तो कितना लगता, तो मान लीजिए यहाँ जोड़ दो आप इसको, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, बन जाएगा बेटा 13,32,000। कितना बन जाएगा? 13,32,000, यानी क्योंकि 12 लाख तो ही 1 लाख जोड़ेंगे तो 13 लाख और फिर 32,000 ऊपर और ऐड हो जाएगा, और इसी के ऊपर बेटा अपन जो है आईजीएसटी लेवी कर देंगे एट द रेट ऑफ 12%। तो 1,332,000 मल्टीप्लाई में बेटा 12% विल बिकम 159,840, यानी कि यहाँ पर भी बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। अगला सवाल आता है बेटा आपके पास में 7th का बी, बोल रहा है कि इंपोर्टर ने इंपोर्ट करा है, क्या इंपोर्ट करा है बेटा, कुछ इंपोर्ट करा है गुड्स फॉर सब्सिक्वेंट सेल इन इंडिया, और इंपोर्ट करा है बेटा $10,000 के ऊपर, वह उसकी असेसेबल वैल्यू होती है। रेलिवेंट एक्सचेंज रेट और रेट ऑफ ड्यूटी मुझे दे रखा है बेटा, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स टू द वेसल 25 और 5 3, यानी विच एवर इज लेटर आपकी क्या ले ली जाएगी बेटा, ड्यूटी ले ली जाएगी, और बिल ऑफ एंट्री की बेटा आपकी क्या ले ली जाएगी, रेट ले ली जाएगी। मैंने आपको बता रखा है हमेशा कि बिल ऑफ एंट्री की डेट की रेट होती है, और डेट ऑफ एंट्री और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स विच एवर इज लेटर की ड्यूटी होती है, यानी कि 12%। तो सवाल पूछ रहा है व्हाट विल बी द रेलिवेंट रेट ऑफ ड्यूटी, रेट ऑफ ड्यूटी बेटा आपका हो जाएगा 12%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल गो ना करेक्ट ऑप्शन। फिर पूछ रहा है कि बेटा रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लगेगा, वो 58 लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल गो ना बी करेक्ट ऑप्शन। और फिर पूछ रहा है कि कस्टम ड्यूटी कितनी पेएबल होगी अज्यूमिंग आईजीएसटी का रेट अगर 18% है, तो बेटा 10,000 अगर आपकी वैल्यू थी और बेटा रेट 58 का लगेगा, तो ये बन जाएगा आपका 5,80,000 रुपीज, और इसके ऊपर बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं 12% है, तो 12%, तो बेटा 5,80,000 का 12%, यानी कि 69,600, इसका 10% 69,60 ये बनेगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ। तो बेटा इसके हिसाब से अगर टोटल लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5,80,000 प्लस 69,600 प्लस 6960 विल बिकम योर 6560, और इसका मेरे मालिक आपके पास आईजीएसटी का रेट देखा है 18%, तो 18% अगर आईजीएसटी में कैलकुलेट करता हूं तो वो आता है 118,180.80। तो टोटल आपके पास जो आएगा वो आएगा। मेरे से पूछ रहा है अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी बेटा, तो किस किस को ऐड कर देंगे बताओ बेटा, मैं बताता हूँ आपके पास में, हम इसको ऐड कर देंगे, हम इसको ऐड कर देंगे, और हम बेटा आईजीएसटी के अमाउंट को भी ऐड कर देंगे। 3 अमाउंट है जो हमें ऐड कर देने हैं, तो 69,600 प्लस 6960 प्लस 118,181 कर लो बेटा राउंड ऑफ, तो आपके पास आंसर आएगा 194,741, 194,741, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। और इसी के साथ बेटा आप देख सकते हो फाइल मेरी खत्म हो चुकी है, और ये मॉक टेस्ट के भी लगभग सारे क्वेश्चन बेटा अपन ने शानदार तरीके के साथ डिस्कस कर लिए। बेटा मैं अगला मॉक टेस्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड करने की पूरा प्रयास और पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है बेटा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जाम्स। जीएसटी का एग्जाम ही नहीं बेटा, सारे के सारे एग्जाम्स के लिए आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। अच्छे से करो, शांति से करो बेटा, हड़बड़ाना नहीं है, और चीटिंग वगैरह नहीं करनी है बेटा, किसी भी तरीके के अनफेयर मींस का इस्तेमाल नहीं करना है। आप जानते हो ऑलरेडी बेटा इंस्टीट्यूट का आज नोटिफिकेशन आया था, जिसके अंदर इंस्टीट्यूट ने कुछ स्टूडेंट्स को 5 सालों के लिए डिबार्ड कर दिया। देखो बेटा गलत तरीकों का आप अगर गलत तरीके अपनाओगे या गलत तरीकों का सहारा लोगे तो वो आप ही के लिए डिसएडवांटेजियस होगा, ठीक है। आप बेटा अपने आप से झूठ मत बोलो कभी भी, मैं हमेशा यही बोलता हूं। आप दुनिया से झूठ बोलो लेकिन अपने आप से झूठ मत बोलो बेटा, जब तक चीज आपको क्लियर नहीं होगी, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, पास होकर भी क्या कर लोगे, पास होकर भी क्या कर लोगे बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में आप फेल हो जाओगे, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो डिग्री नहीं चाहिए साहब, नॉलेज चाहिए, डिग्री नहीं चाहिए। डिग्री तो आ जाएगी, नॉलेज आ जाएगी तो डिग्री आ जाएगी बेटा। नॉलेज लेने के लिए भागो, हर सब्जेक्ट को नॉलेज लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो।
दर्द समझ के मत पढ़ो कि क्या है यार, ये लॉ पढ़ रहा हूँ, अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ, इनकम टैक्स पढ़ रहा हूँ। आप ये समझो कि कितना डेटा बेस जनरेट हो रहा है इधर, आपका हार्ड डिस्क बेटा कितना ग्रो कर रहा है। आप किसी के सामने ऐसे खड़े होकर बोल सकते हो बिकॉज इट इज इनसाइड, यू हैव द नॉलेज। बेटा पब्लिक के सामने खड़ा होकर वही बोल सकता है जिसके पास में नॉलेज है, जिसके पास में नॉलेज नहीं है वो क्या बोलेगा। ही हैज नथिंग टू से। व्हेन यू हैव यू कैन, व्हेन यू डोंट हैव व्हाट यू विल से, कुछ भी नहीं बेटा, है ना। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखो कि हम जो पढ़ाई करते हैं वो किसके लिए करते हैं बेटा, नॉलेज के लिए करते हैं, ना कि चीटिंग कर पास होने के लिए। ठीक है, हाँ सर, पास हो भी जाओगे बेटा तो एक आपके, आप दुनिया से झूठ बोल लोगे लेकिन आपके मन में तो रहेगा कि आप चीटिंग कर पास हुए थे। इसका मतलब ये है साहब कि आप सामर्थ्य नहीं हो, जिंदगी भर आप अपने आप से बेटा ये सच नहीं छुपा पाओगे। इसलिए बेटा डोंट यूज एनी काइंड ऑफ अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस। ठीक है, और आपके लिए बहुत रिस्की भी होगा बेटा, 5 साल के लिए अगर सस्पेंड हो गए तो करियर खराब हो जाएगा आपका, है ना। तो बाय बाय टाटा, सी यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ऑल द बेस्ट।